Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new lecture series of the Labour Law. तो उसमें हम आज द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 क्या होता है वो पढ़ेंगे. ओके तो उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या होता है, स्कोप एंड एप्लीकेशन क्या होता है, डेफिनेशंस, सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अपील क्या होता है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम सिंपली स्टैंडिंग ऑर्डर में कितने सेक्शंस हैं और इंडेक्स देखेंगे, कंटेंट देखेंगे. तो बेसिकली इन स्टैंडिंग ऑर्डर में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का है. तो सेक्शंस यहाँ पे हम देखें तो सेक्शंस टोटल 15 है सेक्शंस और शेड्यूल भी इंक्लूडेड है इसमें. तो फर्स्ट जो है सेक्शंस प्रियम्बल एंड उसके बाद जो है फर्स्ट सेक्शन में टाइटल, शॉर्ट टाइटल क्या होता है, एक्सटेंट क्या है एंड एप्लीकेशन दिया गया है. उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन क्या होता है, सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर के ड्राफ्ट जो रहते हैं एम्प्लॉयर्स को सबमिट करना पड़ता है. तो वो कैसे करते हैं. उसके बाद द कंडीशंस फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कंडीशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए कंडीशन क्या क्या है, और सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अपील क्या होता है, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ से होता है, रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहाँ से होते हैं, पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 9 में दिया गया है. सेक्शन 10 में ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन. अब एक बारी में हमने स्टैंडिंग ऑर्डर क्या किया, सबमिशन किया, तो मॉडिफिकेशन करना है एंड ड्यूरेशन कितने वक्त तक वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो क्या रहेगा, एप्लीकेबल होगा, वो सेक्शन 10 में बताया गया है. सेक्शन 10A में क्या बोला है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस. हम देखेंगे आगे की सब्सिस्टेंस अलाउंसेस क्या होते हैं. 11 में बोला है सर्टिफाइंग ऑफिसर्स जो रहते हैं, अब ऑफिसर्स आएंगे, उनके ड्यूटीज़ फंक्शंस क्या होते हैं, एंड अपीलेट अथॉरिटी टू हैव दी पावर ऑफ द सिविल कोड. उसके बाद सेक्शन 12 में बोला है ओरल एविडेंस इन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स. अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो ओरल एविडेंस देंगे. हम एविडेंस में पढ़ चुके हैं कि अगर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसका मीनिंग अलग निकल रहा है तो वहाँ पे हम ओरल एविडेंस देंगे. ओके तो 12A में बोला है टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर. जो टेम्पररी एप्लीकेशन मतलब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर हमने अभी तक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया नहीं है लेकिन मतलब मेरा एक इस्टेब्लिशमेंट है और अभी तक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या लिखूँ. तो एक गवर्नमेंट का क्या होता है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर रहता है. तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, वही जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है वो हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं. उसके बाद जो है टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर 12A में बोला है. 13 में पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर क्या होता है वो बताया गया है. उसके बाद जो है 13A में इंटरप्रिटेशन बोला है, स्टैंडिंग ऑर्डर का जो इंटरप्रिटेशन वो क्या होता है. उसके बाद 13B में बोला है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू द सर्टन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को अप्लाई नहीं होगा. 14 में पावर टू अटेम्प्ट बोला है, कैसे पावर टू अटेम्प्ट एग्जेम्प्ट है. उसके बाद 14A में डेलीगेशन ऑफ द पावर्स है. पावर्स कैसे डेलीगेट करता है, डेलीगेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स. जो मेन अथॉरिटी है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है सेम पावर, उसको डेलीगेट करता है. ओके तो क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल डेलीगेशन ऑफ पावर में एग्ज़ाम्पल क्या हुआ कि समझो कि मुझे एक काम दिया गया है एक अथॉरिटी के बेसिस पे, और मैंने क्या किया, ये जो काम है वो बी को मैंने क्या किया, डेलीगेट कर दिया. मैं नहीं करूँगी, वो मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, काम करेगा. तो डेलीगेशन किया मैंने. ओके उसके बाद पावर टू मेक अ रूल्स. 15 में पावर टू मेक अ रूल्स, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके बारे में जो है रूल्स कौन बनाएगा, तो पावर किसके पास है वो 15 में हम देखेंगे. ओके सबसे पहले तो बेसिक जो है वो हम स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो देखेंगे. सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो ही अगर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है वो पता चलेगा तो ही हम आगे
जो सेक्शंस है उसको डील करेंगे। सबसे पहले तो स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि मोस्टली जो इस्टेब्लिशमेंट है लाइक द फैक्ट्रीज एक्ट, जो फैक्ट्रीज जो है उस पर भी क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल। हर इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रियल जो रहते हैं उस पर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है एप्लीकेबल होता है। उसके बाद लाइक द फैक्ट्रीज एक्ट में अगर हम स्टैंडिंग ऑर्डर अगर एप्लीकेबल किया मतलब होता है तो बेसिकली उसमें क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में होगा कि फॉर एग्जांपल उसमें वीकली 1 ऑफ होगा, 2 ऑफ होगा, वीकली कितने ऑफ होंगे वो बताया जाता है। मैक्सिमम डे मतलब मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना होना चाहिए कि 9 आवर्स होना चाहिए, 8 आवर्स होना चाहिए, कंटिन्यूएशन कितना होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए वो बताया जाता है उसमें। उसके बाद 1 आवर जो 1.5 आवर जो रहता है वो लंच ब्रेक एंड विदाउट रेस्ट 5 आवर्स वो क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं। ये जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में सब लिखा जाता है। वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब एक सेट ऑफ रूल्स रहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब सेट ऑफ रूल्स विच क्या करते हैं फॉलोज, जो कौन करते हैं एम्प्लॉय फॉलो करते हैं, वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स रहता है। उसके बाद जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं विच आर दी फ्रेम्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो रहते हैं वो क्या करते हैं फ्रेम करते हैं किसको एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके उसके बाद वो क्या जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है वो क्या करना पड़ता है डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड पे। वो आगे हम देखेंगे कि नोटिस बोर्ड पे कितने दिनों के बाद कितने दिनों में हमें नोटिस बोर्ड में एप्लीकेबल करना है लगाना कितनों दिनों में। या ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं एम्प्लॉय जो है ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं उसमें। तो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का सिंपल मीनिंग आपको समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा। फिर से बताती हूँ स्टैंडिंग ऑर्डर सिंपली क्या होता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। बेसिक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयर क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल ले तो क्या होता है हम कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में अगर हम गए कॉलेज में जो कॉलेज रहता है कॉलेज में हमें क्या पता है स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर्स रूल बनाते हैं ना, जो टीचर्स रहते हैं वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट के लिए रूल बनाते हैं। तो ऐसा ही हुआ ना, जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके उसके बाद लेट्स स्टार्ट द बेयर एक्ट रीडिंग। हम स्टार्ट करने वाले बेयर एक्ट रीडिंग में सिंपली हम मीनिंग देखेंगे। उसके बाद उसमें क्या है 23 ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। 23 अप्रैल 1946 जो डेट है उसको याद रखना है। उसके बाद एक्ट नंबर भी याद रखना है। एक्ट नंबर क्या है 20 ऑफ 1946। 3 ऑफ अमेंडमेंट भी है 3 ऑफ 1951। 36 ऑफ 1956 को अमेंडमेंट हुआ है। 16 ऑफ 61 को हुआ है। 63 को हुआ है। 70 को हुआ है। 18 को हुआ है 1918 और सॉरी 1982 को भी हुआ है। ये अमेंडमेंट हो गए। और ये जो है एक्ट नंबर है कि एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर क्या होता है एक्ट नंबर जो 1946 में है वो 20th एक्ट है। ये जो 1946 में 1946 के ईयर में जो 20 नंबर का एक्ट है मतलब आईपीसी सीआरपीसी ऐसे बहुत सारे 20th नंबर पे जो एक्ट है वो क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है आईपीसी सीआरपीसी 1946 में इस्टेब्लिश नहीं हुए। ओके तो हम क्या बोले स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो रूल्स रहते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयर्स ने बनाया है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले तो एन एक्ट रिक्वायर द एम्प्लॉयर इन द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मली टू द डिफाइंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दिखाया है बताया ही है कि जो एक्ट है रिक्वायर एम्प्लॉयर्स इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मली टू डिफाइन कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट वर्क करने वाले हैं उसके जो कंडीशंस है वो तो बताए गए हैं अंडर देम। उसके बाद वेयर एज it is an expedient to the require employers in the industrial establishment to define with the sufficient precision the conditions of employment under them and to make the said conditions known to the workmen employed by them। ये जो बोला है जो कंडीशंस जो बनाए गए हैं वर्कमैन के लिए कि कौन बना रहा है कि वो एम्प्लॉयर्स बना रहे हैं। ओके तो उसके बाद फर्स्ट जो है हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलो। शॉर्ट टाइटल क्या है एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे हम। शॉर्ट टाइटल में क्या बोला है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज दिस एक्ट इज़ कॉल्ड एज एन क्या बोला है दिस एक्ट को क्या बोलते हैं
इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ऐसे भी हम सिंपली याद रखते हैं स्टैंडिंग एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर, लेकिन इसका जो मेन जो नेम है वो एमसीक्यू में आ सकता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। उसके बाद इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब सब पे अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया। इट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वेयर इन 100 or more 100 or more workmen are employed on the day of the preceding 12 months। क्या बोला है? प्रेसिडिंग 12 मंथ्स, मतलब 1 ईयर में क्या होना चाहिए, 1 ईयर कंटिन्यूस, प्रेसिडिंग 1 ईयर कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। 100 और मोर वर्कमैन जो है 1 ईयर से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इन दी इस्टेब्लिशमेंट। तो उस पर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उस इस्टेब्लिशमेंट पे क्या होगा, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ये हुआ हमारा सब सेक्शन 3। उसके बाद जो है प्रोविज़ो देखेंगे हम। प्रोवाइडेड दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस दैन 2 month नोटिस, 2 month नोटिस, क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग अ नोटिस 2 month नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू डू सो by notification in the official gazette, apply the provision of this section to any industrial establishment employing such number of person less than the 100 as may be specified in the notification। इसमें क्या बोला है, जो 2 months गवर्नमेंट क्या करेगा, ये सिंपल जनरल रूल हुआ, उसका ये एक्सेप्शन है। देखो ये जो है 100 और मोर वर्कमैन पे क्या होगा, सिंपल जनरल रूल क्या बोला है, 100 एंड मोर जो वर्कमैन है उस पर क्या होगा, एप्लीकेबल क्या होगा, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पे ये जनरल रूल हुआ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जनरल रूल हुआ है। तो इसको ये प्रोविज़ो है वो एक्सेप्शन है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है कि आफ्टर गिविंग नॉट लेस दैन मिनिमम 2 months नोटिस देना चाहिए उस इस्टेब्लिशमेंट पे। वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं उस इस्टेब्लिशमेंट पे जिस इस्टेब्लिशमेंट में 100 से ज़्यादा 100 से कम वर्कर काम करते हैं, उस पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन जनरल रूल क्या है, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, 100 और मोर, नॉट लेस दैन 100। जो कम है उस पर नहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन कम है उस पर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एप्लीकेबल कर सकता है। मिनिमम 2 months जो नोटिस है वो याद रखना है, मिनिमम 2 months नोटिस जो है वो याद रखना है। मिनिमम 2 months का नोटिस उनको देना चाहिए। किनको देना चाहिए, किसको देना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देगा जिस इस्टेब्लिशमेंट पे वो एप्लीकेबल कर रहे हैं। लेस दैन 100 इस्टेब्लिशमेंट जो है वर्कर्स है उस इस्टेब्लिशमेंट पे, उनको क्या करेंगे, नोटिस देंगे। उसके बाद नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू किस पे नहीं एप्लीकेबल होगा, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू any industry to which the provision of the chapter 7 of Bombay Industrial Relation Act 1946, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट पे नहीं एप्लीकेबल होगा ये जो है। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट टू विच द प्रोविजन ऑफ द मध्य प्रदेश पे, हमें ये महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र पे नहीं एप्लीकेबल होगा ये इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स एक्ट 1961। और उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1961, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। उसके बाद जो है सेकेंड जो है इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इंटरप्रिटेशन आज हम डेफिनेशन क्लॉज एंड फर्स्ट सेक्शन देखेंगे, उसके बाद आगे के लेक्चर में देखेंगे। जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एन एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट जो है अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अपीलेट अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अथॉरिटी कौन
अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट appellate authority में by the notification of official gazette to exercise in such area as may be specified in the notification. The function of the appellate authority is under this act provided that the relation to this appeal पेंडिंग बिफोर द इंडस्ट्रियल कोर्ट, क्या हुआ है कि पेंडिंग बिफोर है इंडस्ट्रियल कोर्ट में और अदर अथॉरिटी इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो, दैट कोर्ट और अथॉरिटी शैल डीम टू बी एन अपीलेट अथॉरिटी, जो कोर्ट है वो क्या होगा, अपीलेट अथॉरिटी होगा। आई होप आपको अपीलेट अथॉरिटी क्या है समझ नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, बिफोर 1963, देखो बिफोर 1963 मिस्टर ए अ वर्कर, जो मिस्टर है बिफोर 1968 में जो वर्कर है, फाइल्ड एन अपील इन इंडस्ट्रियल कोर्ट में क्या किया है, अपील किया है कोर्ट, बिकॉज ही वॉज अनफेयरली डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, जॉब में से क्या किया है, अनफेयरली उनको क्या किया है, डिसमिस्ड किया गया है। वाइल हिज केस वॉज स्टिल ऑन गोइंग, केस क्या है, स्टिल ऑन गोइंग में है। इन 1963 अमेंडमेंट टू लॉ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू अपीलेट अथॉरिटी, पहले जो था 1963 के पहले क्या था, जो इंडस्ट्रियल कोर्ट था, मतलब इंडस्ट्रियल जो इंट्रोड्यूस्ड जो था वो इंडस्ट्रियल कोर्ट था, उसमें ए ने क्या किया, अपील किया। उसके बाद जो 1963 के बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ एंड न्यू अथॉरिटी क्या हुआ, अपीलेट अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुआ। तो उसमें अपीलेट अथॉरिटी टू हैंडल सच अपील, नया एक अपीलेट अथॉरिटी इन्होंने क्या किया 1963 में क्या किया, इस्टेब्लिश किया। उसके बाद नॉर्मली अंडर द न्यू लॉ अपील्स शुड गो टू दिस न्यू अपीलेट कोर्ट, जो इंडस्ट्रियल कोर्ट है उसको कोई अपीलेट अथॉरिटी के पावर्स नहीं रहे, लेकिन मिस्टर ए ने तो ए को एक कोर्ट में अपील किया था, मतलब इंडस्ट्रियल कोर्ट में अपील किया था। बट सिंस मिस्टर एज अपील वॉज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड the law says that his case will continue in the industrial court and won't be transferred to the new appellate court, जो इंडस्ट्रियल कोर्ट था उसमें ही क्या होगा, जो अपील हुआ था वो क्या हुआ, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगा, वहीं पे वो जो है एंड होगा, उसको क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जो नया अपीलेट कोर्ट आया है, अथॉरिटी दिया गया है उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये हुआ अपीलेट अथॉरिटी का मीनिंग हुआ। उसके बाद देखेंगे हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सिंपली हमको पता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क्स में कौन कौन डिवाइडेशन किया गया है, मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, और इन द मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। तो अब एंड अदर जो रहेंगे, जो इसको छोड़ के जो रहेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। क्या क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, सबसे पहले तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर पोर्ट जो है, माइन, ऑयल फील्ड, पीएमएफ ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, RPMF जो है, मतलब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट, मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगे। 4 ही है, आपको MCQ पूछा जा सकता है इसके ऊपर, जो है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट, माइन, ऑयल, ये 4 है। उसके बाद एंड इन द ऑल अदर केसेस द स्टेट गवर्नमेंट आएंगे, ये 4 छोड़ के अदर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, फिर से प्रोविज़ो आ गया, जनरल रूल तो ये हुआ, प्रोविज़ो में क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट द क्वेश्चन arises as whether an industrial establishment is under control of the central industrial establishment under the control of the सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, एंड दैट मे आइदर ऑन द रेफरेंस मेड टू इट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द वर्कमैन और द ट्रेड यूनियन और अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द workmen or its own motion, and after giving the parties
opportunity of being heard, decided the question, such decision shall be final and on the binding of the parties पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा वहाँ पे। जो क्या बोला है कि प्रोवाइडेड दैट क्वेश्चन अराइजेस वेदर द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट में आइदर जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेफरेंस में एम्प्लॉयर और वर्कमैन or their trade union or other representative body workmen or in its own motion after giving the parties to opportunity being heard decide a question जो मैटर हुआ, अगर जो मैटर है वो क्या हुआ, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ तो वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा। उसके बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी में क्या बोला है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी मीन्स ऑफिसर मीन्स अ लेबर कमिश्नर और द रीजनल कमिश्नर, एमसीक्यू में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होगा, लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, लेबर कमिश्नर LC RLC, लेबर कमिश्नर रीजनल लेबर कमिश्नर and includes any other officer appointed by the appropriate government, मेनली जो होंगे वो लेबर कमिश्नर रीजनल लेबर कमिश्नर, बट इंक्लूड भी हो सकता है अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। उसके बाद डी में एम्प्लॉयर का मीनिंग दिया गया है, एम्प्लॉयर मीन्स अ ओनर ऑफ द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का जो ओनर रहता है उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। टू विच एक्ट फॉर द टाइम बीइंग अप्लाइज एंड इट इंक्लूड्स क्या करता है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में, सबसे पहले इन द फैक्ट्री एनी पर्सन नेम्ड, सबसेक्शन 1 सेक्शन 7 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एज द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट of the Government of India, the authority appointed by such government in this behalf or no authority is appointed in the head of the department. उसके बाद in the any other industrial establishment, any person responsible owner for the supervision and the control of industrial establishment. उसके बाद industrial establishment means क्या होता है, an industrial establishment defined in clause 2 सेक्शन 2 में बताया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बताया गया है। फैक्ट्रीज ये आपको याद रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है वो बताया है। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 2M में बताया गया है, रेलवेज में और रेलवे एज सेक्शन 4 रेलवे एक्ट में establishment a person who for the purpose of fulfilling the contract with the owner of the industrial establishment employs a workman। उसके बाद prescribed means what, prescribed means a prescribed rules made by appropriate government under this act में जो rules बनाए गए हैं appropriate government ने उसको। standing orders बहुत important है, standing order 2G में है आएगा, means rules relating to matters set out in the schedule, rules relating to the matters set out in the schedule। the trade union means trade union क्या होता है, trade union means a trade union for time being registered under the Indian Trade Union Act में जो 1926 में रजिस्टर्ड है उसको हम ट्रेड यूनियन बोलेंगे। उसके बाद वेजेस मीन्स क्या होता है, वेजेस एंड वर्कमैन, वेजेस एंड वर्कमैन 2I में बोला गया है। इसमें हैविंग द मीनिंग रिस्पेक्टिव टू द 2 क्लॉज R एंड S, वेजेस का 2 क्लॉज R आएगा एंड 2 क्लॉज S किसका आएगा, वर्कमैन का आएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये हुआ हमारा पूरा डेफिनेशन पार्ट। आगे के लेक्चर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।